नमस्कार, मैं सव्यसाची आप सबका मेरा चैनल करियर ट्रैकर पे स्वागत करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप कॉपी पे हेडिंग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बातें कम करेंगे, आज पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के क्लास में ना बेसिकली हम जानेंगे कि क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे ये बना और रेशियो के सवाल में इसका क्या उपयोग है। पेपर में क्या क्या सवाल है आज तक पूछे गए, हाल फिलहाल में क्या क्या सवाल, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे सवाल है आजकल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहे हैं, ये हम लोग जानेंगे। और आगे आने वाले दिनों में कैसे सवाल इस पे बन सकते हैं वही जानेंगे। लेकिन पूरा कंसेप्ट को मैं बताते चलूँगा। पूरा कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाए ना तो आप इस टॉपिक पे सारे सवाल बना पाओगे। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवालों में ही क्रॉस प्रोडक्ट लग सकते हैं, लेकिन आज हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसे बहुत से सवाल है जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझने के लिए हम एक आसान से सवाल से शुरू कर रहे हैं। सवाल है, इनकम ऑफ A and B are in the ratio 9:13। 9:13 के रेशियो में A और B कमाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ A and B are in the ratio of 5:3। 5:3 ही तो होगा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार सवाल को, रुको। 3:5 के अनुपात में ये दोनों खर्च करते हैं, ए और बी। 3:5 में इफ बोथ सेव्स 300 रुपीज़, अगर दोनों 300 रुपये बचत करते हैं तो फाइंड इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए, ये सवाल मैं टोटल 3 तरीके से समझाऊंगा। पहले इसमें डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे वो आप समझ जाओगे। फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी सवाल पे लगाएंगे और कन्वेंशनल मेथड से भी ये सवाल मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ना इस सवाल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या बताया है, ये मान ये है, ये बी है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं एक इनकम, मानते नहीं है, मतलब दिया जो हुआ है इनकम का रेशियो, इनका मतलब है ये 9 रुपये कमाता है, बी 13 रुपये कमाता है। 9 और 13 दिया हुआ है इनका इनकम का रेशियो। फिर एक्सपेंडिचर पे चले जाते हैं। एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, 3 रुपये और 5 रुपये। तो मान लेते हैं कि ये 3 रुपये खर्च करता है, बी 5 रुपये खर्च करता है। अब आखिर में क्या दिया हुआ है, 300 रुपये दोनों बचाता है। ये हो गया सेविंग्स इनका 300 और ये 300 रुपये। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अब समझो, ये कमाई है इसकी, ये खर्चा है। इससे जब ये घटेगा तब ये सेविंग्स बनेगा। यहाँ पे भी ये जब कमाई है, ये जब इसका खर्चा है, तो इससे जब ये घटेगा, खर्चा जब घटेगा तब ये आएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 6 हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये होना चाहिए ना। और यहाँ पे 8 आ रहा है। ऐसा तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों इक्वल बचा रहे हैं। ये भी 300 बचा रहा है, ये भी 300 बचा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा 9 और 3 का, यहाँ पे भी यही डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जब इन दोनों का डिफरेंस हमें सेम करना होगा तो अब हम क्या करेंगे, ये गैप को हमें बनाने के लिए, एक करने के लिए इस गैप को हमारा सेम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों का गैप कितना है, 4 का गैप है। 9 और 13 में, 3 और 5 में 2 का गैप है। तो इस गैप को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो 9 13 आ गया, 9 और 13, इसको हम एज इट इज़ रख देंगे। नीचे का जो है ना, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, ये 2 का गैप है। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब एक बार गैप चेक करो तो 9 और 6 का गैप 3 आ गया, ये 3, 10, यहाँ पे भी गैप 3 है। सेविंग्स 300 रुपये बचा रहा है। अब हम बता सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं कि ये जो दोनों का गैप इक्वल हो गया ना, बचा भी इक्वल ही रहे हैं। इसका मतलब है कि 3 की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है, 1 की 100 के बराबर है। हमें इनकम पूछा है ए का, मतलब 9 है, 9 की वैल्यू 900 हो गया। और यही इस सवाल का उत्तर था। ये था, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था, ये कन्वेंशनल मेथड से था। मतलब ये कन्वेंशनल नहीं, मतलब इसको इक्वल क्यों करते हैं। जैसे काफ़ी सारे एज के सवाल में आगे जब कराऊंगा, एक साथ 4-4 साल बाद दोनों का एज पूछ रहा है। इन सारे सवालों में क्या होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाने, ना लगा के
इस प्रोडक्ट से करने से, इस मेथड से करने से ना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि जल्दी हो जाता है सवाल। फिर भी अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी समझा दूंगा, दोनों मेथड समझ लेना। अगर आपको बेटर लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इन सारे सवालों में भी लगाया जा सकता है, तो आप सारे सवालों में भी क्रॉस प्रोडक्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने ये गैप इक्वल किया ना, ये जो दोनों का गैप जो मैंने बराबर किया ना, इस गैप को मिलाने के लिए जो ऊपर का गैप किया ना, वो मैंने क्यों किया, वो एक बार आप समझ लो। चीज़ों की समझ होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब आपको प्रॉपर कंसेप्ट रहता है ना, कंसेप्ट पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ ना कि सवालों पे, क्योंकि कंसेप्ट जब आपका क्लियर रहता है ना, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना पाते हो, कठिन से कठिन सवाल आपसे बन जाते हैं। देखो मैंने एक से ही मान लिया कि ए x रुपये कमाता है, बी y रुपये कमाता है। ये खर्चा कैसे करते, ये मान लेते ए रुपये खर्च करता है, बी मान लेते बी रुपये खर्चा करता है, ठीक है। अब जब इनका एक्सपेंडिचर मैं निकालूंगा, सॉरी इनका जब सेविंग्स में निकालने जाऊंगा, ये इनकम है, ये अगर एक्सपेंडिचर है तो इसका सेविंग्स होगा x माइनस ए, होगा कि नहीं होगा। इसका कितना होगा y माइनस बी, ये भी होगा। अब हमको क्या पता है कि खर्चा, ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल वाला ऐसा केस आएगा तब ये दोनों इक्वल है, मतलब x माइनस ए वाई माइनस बी। अगर x माइनस ए बराबर y माइनस बी हो रहा है, तो मैं अगर इस x को इधर से छलांग लगाएगा ये y, तो ये क्या होगा, इधर से छलांग लगा के ये x माइनस वाई हो जाएगा। ये इधर अगर छलांग लगाएगा तो क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। इसका मतलब है x माइनस वाई ए माइनस बी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये जो गैप है, x माइनस वाई का जो गैप है, ये a माइनस बी के गैप के बराबर है। इसका मतलब ये जब दोनों गैप इक्वल होंगे ना, तो ये गैप ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये था इसका कंसेप्ट, हम क्यों करते, ये दोनों गैप को क्यों मिलाते, ये मुझे बताना था। अब इस सवाल को कैसे हम, एक बच्चा, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं पता, ये मेथड भी नहीं पता, वो इस सवाल को कैसे बनाएगा। ये इसके पास सवाल है, इस सवाल को वो कैसे बनाएगा। जैसे वो बनाएगा, इनकम है इसका कितना, 9 और 13 है इनकम है। अगर इनकम 9 और 13 है, इसमें से अगर सेविंग्स घटा दे, 9x मान लेते, एक्सपेंडिचर 13x मान लेते, इससे 300 घटा दिया। जब इससे सेविंग्स घट जाएगा, आय में से जब इसका जो जमा है, जो सेविंग्स है, वो जब घट जाएगा, तब हमें क्या रहेगा, हमारे पास एक्सपेंडिचर रह जाएगा। तो एक्सपेंडिचर हमें कितना दे रखा है, 3,500 का दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जब होगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 निम 45, 9 से 5, 300 इंटू 5 1500, और फिर इधर 39x और 900। फिलहाल इसको यहाँ तक रख देते, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तुमको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे रख के 1500 माइनस 900 ऐसे रख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं करते। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसके लिए वीडियो पे तुम लोग आए हो, जो तुम्हें सीखना है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब, ठीक है। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम कितना कमा रहे हैं, 9 और 13 में कमा रहे हैं दोनों। भैया जी खर्चा कितने पे कर रहे हैं, 3 और 5 पे खर्चा कर रहे हैं। बचा कितना रहे, दोनों ही सज्जन 300 रुपये बचा रहे हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते, ये इसका इससे और इसका इससे गुना कर लेते हैं। कैसे, 5 निम 45, 3 तिया 39, 45 माइनस 39, इन दोनों का गुना कर लिया हमने। यहाँ पे भी हुआ ना ऐसे, 45 माइनस 39, यही चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ तक रख दिया था। 45 माइनस 39 हुआ, ये बराबर हमारा होगा, इसकी वैल्यू, ये यूनिट है, 45 यूनिट माइनस 39 यूनिट। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 900, 3 तिया 900 और ये हो गया 1500, मतलब 1500, ये हो गया 1500 और ये 900 इससे हो गया। देखो तो आया कि नहीं, बस x का डिफरेंस है। x वैसे ही बहुत हर्टिंग है, मैंने x को हटा दिया। इसको हटाने के लिए हम इस मेथड से कर रहे हैं कि x ना आए। यहाँ से कितना आया, 6 आया, ये 6 आया। यहाँ से कितना आ रहा है भाई, 6x आ रहा है। 6x की वैल्यू 600 आ रही है। यहाँ पे 6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 600 आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी,
100 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। हमसे इनकम पूछ रहा है a की इनकम कितनी है। a की इनकम हमने 9x माना था, तो यहाँ से a की इनकम यहाँ से आ गया 900। a की इनकम यहाँ से हमने 9 माना था, a की वैल्यू अगर 100 है तो 9 की वैल्यू 900 है, और 900 इस सवाल का उत्तर था। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप जब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी ना, आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते कि 3 बराबर 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 3 की वैल्यू बराबर 300 हो जाएगी, ऐसे आप पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे, मैंने इसीलिए इस चीज़ को तोड़ के दिखाया कि यहाँ पे आप देख रहे हो 9x, इनकम को x मान रहे हो, 9x मान रहे हो ना, यहाँ से आपको 9x इस इनकम की वैल्यू निकल रही है, ना कि इस लाइन की वैल्यू निकल रही है। अगर इसकी वैल्यू निकलना होगा ना, तो ये आप ऊपर लिखोगे। जो एक चीज़ याद रखने के लिए रखो कि जो आप लाइन ऊपर लिखोगे ना, 3 5 अगर ऊपर लिखते हो, 9 13 अगर नीचे लिखते हो, तब जब वैल्यू निकलेगा ना, तब उसका वैल्यू ये ऊपर वाले की तरह मिलेगा। जैसे मैं ऊपर इसको उल्टा करके लिख के दिखाता हूँ, बस एक ही सवाल में मैं पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट आना ज़रूरी है। मान लेते हैं इस बार ए और बी है, ये है बी है। इस बार एक्सपेंडिचर लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर मैंने लिखा 3 रुपये और 5 रुपये खर्चा करते। इनकम यहाँ पे लिख दिया मैंने, इनकम यहाँ पे लिख दिया मैंने 9 और 13 में इनकम लिख दिया। अब बचत कर रहे हैं, बचत इस बार ज़्यादा हो गई, इससे जब ये घटेगा, एक्सपेंडिचर बचत हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ज़्यादा कमा रहा है, कम खर्चा कर रहा है, इसीलिए ना बचत हो रहा है। तब यहाँ पे -300 होगा जब इससे ये घटेगा, ये वाला कम है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कम है, क्योंकि ये छोटा वाला है, छोटा है ये, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कम है। तो इससे जब ये घटेगा, इनकम ज़्यादा है, जब ये घटेगा तब माइनस में आएगा, तो यहाँ पे भी -300 होगा। वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है, नीचे कम वैल्यू दिया है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप समझो मेरी बात, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो जब एक्सपेंडिचर से इनकम घटेगा ना, तब ये माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े से छोटे से बड़ा घट रहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 तिया 39, 5 नी 45, माइनस का आ गया 6x, माइनस का 6x आ गया, सॉरी x नहीं, माइनस का 6 आ गया। इधर से करोगे 27, इधर से करोगे 27 माइनस का, सॉरी इधर से ये करोगे, इन दोनों में करोगे कितना होगा, -3900 और माइनस, सॉरी ये माइनस हो गया यहाँ पे, फिर माइनस आएगा ना ब्रैकेट में, ये भी तो माइनस में है 2700। जब ये जुड़ेगा इससे तब कितना होगा, -3900, 1200 आ जाए, 1200 आ गया। अगर 6 की वैल्यू, -6 की वैल्यू 1200 है, मतलब 6 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू 200 है, ये 200 हो गया। अब ये 200 यहाँ पे पुट कर देना है, मैंने बोला था ना इस लाइन पे पुट करना है, मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। ये कितना आ गया एक्सपेंडिचर, ये का कितना आ गया, 600 आ गया, 3 दूनी 600 आ गया। अगर इसका एक्सपेंडिचर 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू ये है, तो 3 की वैल्यू 600 आ गई। अगर ये 300 रुपये खर्चा कर रहा है और बचा रहा है, सॉरी ये 600 रुपये खर्चा कर रहा है, साथ में वो बचा रहा है 300 रुपये, तो 600 रुपये का खर्चा और जो सेविंग्स है, ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाएंगे ना, 900 हो जाएगा। और ये 900 क्या आएगा, जब खर्चा और जमा एक साथ जुड़ जाएंगे तब क्या आएगा, वो इनकम आएगा, कितना आमदनी है, कितना कमा रहा है वो आएगा, और 900 यहाँ पे भी आया। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा लेखा जोखा कि कैसे बनता है क्रॉस प्रोडक्ट से सवाल। अब इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब सवालों पे जाएंगे सीधा, क्योंकि इस कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट नहीं आता है तब आपसे सवाल नहीं बन पाते। एग्जाम में पता है आपसे सवाल क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि आपको वो सारी बातें नहीं पता, वो सारे कंसेप्ट नहीं पता है, आप समझ नहीं पाते। आप क्लास में समझ लेते हो कि क्या मतलब कैसे सवाल बन रहा है, क्लास में आप समझ लेते हो, लेकिन आप वो कंसेप्ट नहीं, आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन आपके पास वो कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए आप एग्ज़ाम में सवाल बना नहीं पाते हो। तो अब पहले सवाल की ओर रुख करेंगे आज की क्लास का। ये तो मैंने बताया, 1 मिनट में सवाल निकाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मैंने, राधा एंड रानी आर सिस्टर्स, राधा और रानी 2 बहनें हैं। 5 years बैक, 5 साल पहले, राधा वॉज 3 times दैट ऑफ रानी। राधा और रानी 2 बहनें हैं, 5 साल पहले
5 साल पहले, जैसे राधा है, ये मान लिया राधा है और ये रानी है। तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज अगर 2000, मैं क्यों लिख रहा हूँ ये समझोगे, 2020 है आज, तो आज से 5 साल पहले मतलब 2015 को मतलब मान लेते राधा वॉज 3 टाइम्स दैट ऑफ रानी, मतलब राधा का उम्र अगर 3 साल है तो रानी का 1 साल है, दैट ऑफ रानी। बट 1 ईयर बैक, 1 ईयर 1 साल पहले, मतलब 2019 की बात कर रहा है, ये 2019 की बात कर रहा है। 1 ईयर बैक एज ऑफ राधा वॉज 2 टाइम्स दैट ऑफ रानी, मतलब राधा का अगर 2 साल है 1 साल पहले, राधा का अगर 2 साल है तो रानी का 1 साल है। और दोनों में डिफरेंस कितना का है, ये इसीलिए मैंने ईयर लिखा। अब इस 2020 को मिटा दो। अब यहाँ से यहाँ का गैप कितना आ रहा है, 2015 की बात 4 साल पहले की 5 साल पहले की बात कर रहा है, 2015, ऐसे समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने बताया 2015, यहाँ पे 2019, 4 साल का गैप आ रहा है ना, 4 साल का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये उम्र राधा की अगर 3 साल हुई होगी, यहाँ पे अगर 2019 में उसकी अगर 2 साल हुई होगी, तो इनमें गैप 4 साल का है। कब है, 2019 में उसकी आयु ज़्यादा होगी या 2015 में उसकी आयु ज़्यादा होगी? डेफिनेट सी बात है कि 2019 में उसकी आयु ज़्यादा होगी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो 1 साल पहले की बात बोली, यहाँ पे उसकी आयु ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये छोटा होगा, इसका यहाँ पे आयु कम हुई होगी, उसकी यहाँ पे ज़्यादा हुई होगी। तो यहाँ से ये जब घटेगा, ये छोटा वाला से जब ये बड़ा वाला घटेगा तो माइनस में आना चाहिए, यहाँ पे भी 4 माइनस का आना चाहिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, आपको चाहिए लगाना होगा तो लगा सकते हो आप इस पर क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि गैप इक्वल कर दो। यहाँ का गैप कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का गैप है। गैप को बराबर कर दो, इसको 2 के बराबर कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2, और ये तो एज इट इज़ रहेगा 3, और 1 का गैप रहेगा नीचे -4 -4। अब देखो ये भी 1 का गैप है, ये भी -1 का गैप है, और ये भी -1 का गैप है, और -1 की वैल्यू दे रखी है सवाल में -4, -1 की वैल्यू दे रखी है -4। तुम्हें अगर 3 की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब 2015 में उसकी एज कितनी है, 1 की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस कट गए आपस में, 3 की वैल्यू 12 होगी। सवाल में क्या पूछा है, मतलब 2015 में, आज से 4-5 साल पहले इसकी आयु 12 होगी, 12 साल होगी। व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस क्या है, मतलब ये 3 की वैल्यू नहीं चाहिए होगी, इन दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना है, 2 का एज डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। कभी भी आज से 10 साल 20 साल बाद भी तो इनकी आयु का डिफरेंस 2 ही साल रहेगा, 2 ही रहेगा ना इनकी आयु का डिफरेंस। जो आयु का डिफरेंस होता है वो तो एक ही रहता है ना, 100 साल बाद भी आयु का डिफरेंस 2 आदमियों के बीच एक ही रहता है। इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू 8 हो गई, और 8 ही सवाल का, इस 2 की वैल्यू 8 हो गई, और 8 ही सवाल का उत्तर था। आज हल्का सा हमने इम्प्रोवाइजेशन किया है, थोड़ा सा लाइट वेट में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया है। पंखा चला नहीं सकते, इसलिए आप देख सकते होंगे कि मैं भी थोड़ा स्वेटेड हो चुका हूँ। बट देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बिफोर बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन एन आर्मी वाज 5:3। एक युद्ध से पहले टैंक और प्लेन, ये टैंक है ये प्लेन है, टैंक और प्लेन का युद्ध से पहले का अनुपात था 5 और 3। ड्यूरिंग वार 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। द रेशियो, जब युद्ध के दौरान ना 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हुए। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जब नष्ट हो गए ना, उसके बाद क्या हुआ, टैंक और प्लेन का रेशियो 2:1 में आ गया, 2:1 में आ गया। प्योरली क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल था। क्रॉस प्रोडक्ट पता है आपको कब लगाना है, जब एक रेशियो दिया होगा, उससे कुछ बढ़ के, उसके साथ कुछ जुड़ के या कुछ घट के एक नया रेशियो आपको मिल रहा होगा। उस टाइप के सवाल जिससे भी आपको दिखे ना, जितने भी जो टाइप के हो, उस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट से वो सारे सवाल बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व हो जाते। तो प्लेन कितना घटे थे, 1000, और यहाँ पे कितने थे, 800 प्लेन घट गए थे, और टैंक्स 1000। अब बताओ मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया,
मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि अब तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा से कम हो रहे, घट रहे हैं ना टैंकों की संख्या। यहाँ पे जितने भी टैंक हो गए और यहाँ पे जितने भी टैंक हो गए, यहाँ से कमने के बाद ही ना ये आया होगा, क्योंकि घटा है बता रहा है सवाल में। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 5 और ये 6, 5 - 1 मतलब 1 हो गया यहाँ पे 1600 और ये 1000 मतलब 600। अगर एक की वैल्यू 600 है तो ये क्या बोला है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वार। अच्छा, टैंक की बात कर रहा है। 5 की वैल्यू 3000, ये 3000 मैंने बताया, यहाँ पे आप नहीं पुट कर सकते हो। यहाँ पे 5 की वैल्यू कितना हो गया, 3000 हो गया। अब ये युद्ध शुरू होने से पहले 3000 टैंक थे, युद्ध में 1000 टैंक और डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए ना, तो 1000 जब इससे घट जाएगा तो 2000 आएगा। 3000 से जब 1000 घट जाएगा ये 1000 तो 2000 आएगा, और ये 2000 ही इस सवाल का उत्तर था। तो ये सवाल कुछ कठिन सवालों में था, ये CGL 2017 के मेंस में आया हुआ सवाल है, शायद 9 मार्च का सवाल है। कठिन सवालों में इसकी गिनती की जा रही थी, लेकिन ये सवाल इस मेथड से अगर आप करते या आप करोगे तो एकदम ईजी सवाल है। कंसेप्ट आना चाहिए, बस कंसेप्ट आ गया आपसे, सवाल कुछ नहीं है। अरिथमेटिक सिर्फ कंसेप्ट और इमेजिनेशन का खेल है और कुछ नहीं है। अगले सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल बोल रहा है कि इन एन एग्जाम द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड टू द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो ऑफ 25:4। जो पास किए हैं ना, एक एग्ज़ाम हुआ है उसमें पास और फेल हुए हैं, ठीक बात। तो ये 25 और 4 के अनुपात में है, 25 लोग पास कर रहे हैं, 4 लोग फेल कर रहे हैं। सवाल पहले समझो। इफ 5 मोर हैड अपियर, अगर 5 लोग ज़्यादा अप्लाई करते, अगर 5 ज़्यादा लोग क्या करते, अप्लाई करते 5 ज़्यादा लोग, और फेलियर्स वेयर टू लेस देन द अर्लियर, और 2 कम लोग फेल होते, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास टू दोज हु फेल्ड वेयर 22 अनुपात 23, 22 अनुपात 3। तब आपसे पूछ रहे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम, कुल कितने छात्र एग्जाम में अपीयर हुए। अब देखो एक चीज़ है, यहाँ पे पास और फेल की बात कर रहा था सवाल में, कितने पास हुए कितने फेल हुए इसकी बात कर रहा था। लेकिन जब डेटा आगे गया ना, तब देखे कि 5 अप्लाई कम कर गए। पास फेल की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 अप्लाई और 2 फेल की बात कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, इस पे आपको तो आप पास फेल का रेशियो लेके भी कर सकते हो, लेकिन तब सवाल क्या होता है, तब सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे बेटर हमें क्या है, हम अपीयर, ये अपीयर लिखा है, अपीयर और फेल लेके चले, क्योंकि हमें तो दिया हुआ है ना 5 ज़्यादा अप्लाई करते, 2 कम फेल करते। तो अपीयर इसका जब दिया हुआ है ना, अप्लाई या अपीयर, तो इसके लिए ना हमने क्या किया, अपीयर और फेल का रेशियो ले लिया। कोई बड़ी बात नहीं थी। 25 अगर पास करते, 4 अगर फेल करते, तो टोटल 29 लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया होगा, उसमें से 4 लोग फेल हो गए। अब देखो अप्रोच को, यहाँ पे 22 लोग एग्ज़ाम पास कर रहे, 3 लोग फेल कर रहे, इसका मतलब है 25 लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, अपीयर किए होंगे, 3 लोग फेल किए होंगे इस 22 में से, 25 में से। अब बोल रहा है कि 10, ये 5 ज़्यादा बोल रहा है कि एक बार देख लेता हूँ। अगर 5 ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा तो ये 5 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, यहाँ से ये तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। 25 पे मत जाओ, मैंने क्या बताया था, 25 पे मत जाओ। यहाँ पे जो नंबर होगा ना, इससे तो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा ना, यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो ये ऑब्वियसली जब इससे ये घटेगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा ना, तब जब इससे ये घटेगा तो ये माइनस में आना चाहिए, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या घट रहा है। और क्या बोला है, और 2 कम लोग फेल करते, इसका मतलब है यहाँ पे जितने लोग फेल कर रहे हैं, इससे कम लोग यहाँ पे फेल कर रहे हैं। समझो मेरी बात, यहाँ पे जितने लोग फेल कर रहे हैं, इससे कम लोग यहाँ पे फेल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। ये अंतर है इमेजिनेशन का, ये कि आपको इमेजिन करना पड़ता है। अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, ये 87 और ये 100, इधर 100 हो गया, इधर 87 हो गया, 100 में से 87 13 हो गया, 13 हो गए। ये 25 दूनी 50,
ये क्या होगा माइनस का 3, फिर माइनस, ये माइनस का है 3 पंजे 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, 65। 13 की वैल्यू अगर 65 है तो 1 की वैल्यू 5 है। क्या वो सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, मतलब 29 की वैल्यू चाहिए, तो 29 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 145 और 145 इस सवाल का उत्तर था। इस अप्रोच से करोगे बहुत ही इजी पड़ेगा ये सवाल। ये भी CGL 2017 मेंस में आया हुआ सवाल है, पूछ देते हैं इसको। लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है यार आज इस गर्मी में ना, बहुत गर्मी है इधर पता है, और पंखा भी नहीं चला पा रहे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल पे चलते। द रेशियो, अगला सवाल बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम, आपको PDF मिल जाएगा। अब सारे सवाल जो करवा रहा हूँ ना, अब स्क्रीन पे भी नीचे आ रहा होगा आपके सवाल, और आपको PDF भी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का लिंक PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B इज़ 5:7। A और B जो है ना, इनका इनकम का रेशियो, ये मान लेते हैं इनकम है, ये A है और ये B है, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A टू दैट ऑफ B इज़ 5:7, मतलब ये 5 रुपये कमा रहा है, B 7 रुपये कमा रहा है, ठीक बात। A सेव्स 4,000 रुपीज़, B सेव्स 5,000 रुपीज़। ये 4,000 रुपये बचाता है, B 5,000 रुपये बचाता है। इस बार इक्वल नहीं है, इक्वल दोनों अगर इक्वल बचाते तब हम दूसरे अप्रोच से यूज़ करते, या इसी से हो जाएगा, ये बात नहीं है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ A इज इक्वल टू 66 2/3% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ B, मतलब बोल रहा है कि A का जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर की बात अगर करें, अगर A का एक्सपेंडिचर बराबर है 66 2/3% ऑफ B, ये बोल रहा है A का एक्सपेंडिचर 66 2/3% B का है। अच्छा, अच्छी बात है। 66 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो कि नहीं। ये हो गया B, अगर यहाँ से आप A/B निकालोगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। इसका मतलब है कि A और B का एक्सपेंडिचर का रेशियो 2/3 है। तो इनका एक्सपेंडिचर अब था, यही यहाँ पे ट्विस्ट था, कितना आ गया, 2 3 आ गया। सीधा चलते इस पे, बचाता कितना है 4,000 और यहाँ पे 5,000। क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, मतलब 1, 10,000 12,000 2,000। अगर 1 की वैल्यू 2,000 है, क्या पूछा है सवाल में, देन द टोटल इनकम ऑफ A एंड B का पूछा है, 12 का वैल्यू पूछा है, 12 की वैल्यू 7 और 5 है ना, एक ही इनकम, 7 और 5 के वैल्यू, 7 और 5 12 होता है, 12 की वैल्यू 24 और 24,000 ही इस सवाल का उत्तर था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, द रेशियो ऑफ एजेस, ये एज वाला सवाल है, और एज वाला सवाल जितना भी आएगा ना, मैं प्रेफर करूंगा आप जो सबसे पहला वाला कंसेप्ट बताया था ना, ऊपर का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस आप इक्वल कर दो, उस कंसेप्ट से करने की कोशिश करना। मैंने समझा दिया है, कोशिश करना उससे करने की, क्योंकि एज वाले सवाल वैसे इजी पड़ जाते हैं। देखो, द एजेस ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10 व्हेन देयर सन वाज बोर्न। ये हो गए फादर जी, फादर, आज वैसे भी फादर्स डे है, फादर, और ये होगी माता जी, माता जी। पिताजी जो आपको बहुत डांटते हैं, माता जी जिनसे आप कह के पिताजी से पैसे लेते हैं। इनका रेशियो था 11 और 10 का रेशियो था। इनका उम्र का रेशियो, एज का रेशियो था 10 और 11 का रेशियो। कब, जब उन लोगों का लड़का पैदा हुआ था। जब उन लोगों का लड़का पैदा हुआ था तब उनका रेशियो था एज का 11:10, ठीक है। अब क्या हुआ है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18। 19 और 18 का उनका रेशियो होगा एज का। कब, जब उनका लड़का, व्हेन देयर सन विल बी ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज। आज का जो एज है ना उस लड़के का, वो तो उसके जन्म जब हुआ था उसका तब 10:11:10 था। फिर बोल रहा है कि आज से, जब उसका आज जो भी एज है ना उसका, आज से जब उसका एज दोगुना हो जाएगा, आज के एज का जब उसका दोगुना एज हो जाएगा, तब
इन लोगों का एज का रेशियो 19 और 18 का होगा। पंगा यहाँ पे ये फंस रहा है कि हमको उसका एज नहीं दिया हुआ है। हम तो ये तो बिठा दी, ये गैप भी हम लोग इक्वल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका एज नहीं दिया हुआ है। सहूलियत के लिए हम मान लेते हैं इस बार x से बच नहीं पाए, हमने इसका मान लिया 2x है। कैसे 2x हमने मान लिया, ऐसे कैसे तो थोड़ी ना मान सकते। अरे मान लो ना, इसका ये एज था कुछ साल पहले, मान लो एक लड़के का एज 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स आज है उसका एज, तो आज से पहले ना इस x की वैल्यू मान लो 2x नहीं, सिर्फ x समझो 10 ईयर्स से। तो जब उसका जन्म हुआ था 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज 2020 है, उसका 2010 में जन्म हुआ था, 10 साल पहले उसका एज का रेशियो था उसके मम्मी और पापा का 11-10 का रेशियो था। अब 2020 आ गए, 2020 से बोल रहा है और 10 साल पहले, मतलब जब डबल हो जाएगा ना, आज 10 साल है 2020 में था, डबल जब होगा 20 साल बाद होगा, और 10 साल बाद, तो और 10 साल बाद इसका 9 और 18 हो जाएगा, 19 और 18 होगा। तब मैं बताऊं कि ये 1990 का था, ये 2010 का था, 2010 में इसका रेशियो था, ये आज से आज खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि और मतलब डबल हो जाएगा, आज इसका 10 साल है और 10 साल होगा, मतलब 2030 में होगा। अब बताओ इनका रेशियो कितना, इसका डिफरेंस कितना आया, 20 साल आ गया ना, 20 साल आ गया ना, और हमने इसका एज माना था 10 साल, मतलब x माना था 10 साल, मतलब यहाँ पे 2x आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए यहाँ पे 2x आएगा, ना कि x आएगा। x नहीं मान सकते कि यहाँ पे डायरेक्ट इसका x बिठा दे, x नहीं मान सकते, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, ये 190 और इधर 198, इधर आ रहा है 198, इधर आ रहा है 198 आ गया, 8 की वैल्यू कितनी आ गई 2x। इससे ये होगा, ये इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2x की वैल्यू अगर 8 है, x की वैल्यू 4 आ गई। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, 4 आ गई ना, पहले अगर 11 था कुछ साल पहले, आज के डेट में क्या होगा, 4 साल आ गए ना, ये 2x माना था आगे का, आज क्या होगा 4 साल होगा ना, ये इसका आधा होगा ना, प्रेजेंट में इसका 4 होगा 4। तो ये जब प्रेजेंट, ये जो 4 साल पहले की उनकी उम्र दी रखी होगी, इसके साथ 4 ऐड होगा, इसके साथ भी 4 हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया 14, मतलब 15:14। ये आज के डेट का इनका एज का रेशियो है, इनका एज का रेशियो आज के डेट में 15:14 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मेंस 2017 का ये भी सवाल है, 17 में आया हुआ है, मेंस 17 में तो मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब जब हमने कर लिया है सवाल, हमको टफ नहीं लगेगा, और आने वाले दिनों में अगर ये सवाल पूछे जाते तो हमसे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 432, 432 बाई स्टूडेंट है स्कूल में, उसमें क्या है ना, बॉयज़ है और गर्ल्स है, इनका अनुपात है 5 और 4 है, इनका एज का नंबर का अनुपात। सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स एडमिटेड, कुछ नए लड़के एडमिट हुए, लड़के और लड़कियां एडमिट हुई स्कूल में। अभी 732 था, 5 और 4 के अनुपात में था, तो कुछ नए छात्र एडमिट हुए, लड़का और लड़की, जिससे क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीजेज बाय 12 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकेम 7:6। कुछ एडमिशन के बाद 7:6 हो गया उनका अनुपात। लड़के जो थे ना, लड़के इसमें क्लियरली बता रहा है कि 12 इंक्रीज हुए, 12 बढ़ गए, मतलब 12 नए छात्र आके एडमिशन ले। लड़कियों के बारे में कुछ बोला नहीं है, लड़के 12 नए एडमिट हो गए। लड़कियां हमें पता नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये 12 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? यहाँ पे कम थे, लड़के आए हैं ना, बड़ा है लड़कों का संख्या, तो यहाँ पे माइनस का x होगा। लड़कियाँ भी सेम बात है, लड़कियाँ भी बड़ी होंगी, उनका भी संख्या बड़ा होगा ना, बढ़ गया होगा उनका संख्या, तो यहाँ पे भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते, 5 6 30 28, ये 2, इस 2 की वैल्यू कितनी है, 7x माइनस का और 72, 7x माइनस
माइनस का 6 12 72 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 7x। इसको ऐसे ही आप रहने दो, इसको तुम ऐसे ही रहने दो। अब मेन पार्ट पे आओ सवाल के। लड़का और लड़की पहले इनिशियली बता रहा था कि 5:4 में और 432 टोटल थे। इसका मतलब है 9 है, 9 है, दिख पा रहा है 9 है। 9 की वैल्यू 432 दी रखी है। एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, एक की होगी 4 निम्मा 36 8 48 होगा। एक की वैल्यू 48 आ गई। हमें दो, ये 2 है ना, 2 की वैल्यू निकाल लो तुम 96। ये जो 2 है, ये 2 यहाँ से कुछ 2 होगा, इस लाइन से रिलेटेड है और इस लाइन से रिलेटेड ये भी आ गया। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू दे रखी है -72 + 7x और यहाँ पे 2 की वैल्यू आ रही है 96। तो दोनों बराबर ही हुए ना, तो क्या लिख सकते हैं -72 + 7x बराबर कितना है 96। ये बराबर ना हो गए आपस में। ये इधर जब छलांग लगाएगा तो कितना होगा 7x और 168। x की वैल्यू पूछी है, x कितना आएगा 7 दूनी 14 4 सत्ते 28। x की वैल्यू 24 आ गई। हमने x क्या माना था कि मान लेते कि नई लड़कियां जो एडमिट हुई है वो मान लेते x है। अगर x की वैल्यू 24 आ रही है, अगर x की वैल्यू 24 आ रही है, इसका मतलब है कि 24 नई लड़कियों ने एडमिशन लिया था। अगर 12 लड़कों ने एडमिशन लिया था तो उसमें तो 24 लड़कियों ने भी एडमिशन लिया था। और सवाल में हमसे यही पूछा था कि द नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूली एडमिटेड, तो इसका आंसर 24 होगा। मज़ा आ रहा है आपको, समझ पा रहे हैं? चलिए एक और सवाल। ये कैट में आया हुआ एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। मुझे पर्सनली ये सवाल बहुत अच्छा लगा, बहुत कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। देखो बोल रहा है कि राजू और ललिता ओरिजिनली हैड मार्बल्स इन द रेशियो ऑफ 4:9। ये राजू भाई है, राजू है और ये ललिता जी है, ललिता जी है। इनके पास ओरिजिनली जो था ना मार्बल, ये 4:9 के हिसाब से था। फिर क्या हुआ, ललिता गेव सम ऑफ हर मार्बल्स टू राजू। ललिता के पास जितने मार्बल्स होंगे ना, उससे कुछ मार्बल्स उन्होंने राजू को दे दिया। जिससे क्या हुआ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राजू टू दैट विथ ललिता बिकम 5:6। मतलब जब वो उन्होंने मार्बल कुछ राजू को दिए होंगे, उन्होंने कुछ मार्बल्स उन्होंने राजू को दिए होंगे, मान लेते हैं कि x मार्बल उन्होंने राजू को दिए होंगे। इस देने के बाद इनका घटा होगा, इन भाई साहब का बढ़ गया होगा, मार्बल्स ले लिया होगा उन्होंने, तो इसके बाद इनका रेशियो हो गया 5:6। ठीक है। एक चीज़ आप मुझे तुम बताओ, यहाँ से ललिता का कितना मार्बल घट गया होगा, x मार्बल घटा होगा। इसके पास 9 से 6 हुआ होगा, तो उसका x मार्बल घटा होगा उससे। x मार्बल क्या हुआ, घटा होगा, मतलब इससे ये जब घटेगा ये प्लस में होगा। राजू भाई साहब ने x मार्बल्स रिसीव किया, मतलब उनका जब पहले जितना भी मार्बल था, इससे आज यहाँ पे मार्बल्स बढ़ गए होंगे। इसका मतलब है ax माइनस का होगा। यहाँ से x मार्बल्स कम गए हैं, यहाँ पे x मार्बल्स बढ़ गए हैं, यहाँ पे माइनस होगा, ये प्लस हो गया। ठीक है। सवाल में आपसे क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। ललिता का जितना ओरिजिनली मार्बल था ना, जो असल में उसका मार्बल था, उसका कितना फ्रैक्शनल वैल्यू उसने राजू को दिया है। ये सवाल जब आप इनिशियली देखोगे ना, सवाल आपको बहुत ट्विस्टेड टिपिकल सा टाइप का सवाल लगेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे सीधा क्रॉस प्रोडक्ट हमें लगा देना है। हमने इसको रेडी कर लिया ना क्रॉस प्रोडक्ट में। अब देखना इसमें एक स्टेप आपको ज़्यादा करना होगा। वो क्या करना होगा देखना, 4 6 24 24 5 9 45, इसका मतलब 21 आ गया। 24 45 21। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आ रहा है 5x, ये माइनस का माइनस माइनस हो गए 11x आ गया। 21 की वैल्यू आ गई 11x। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ गई 21/11। ये x की वैल्यू आ गई कि कितने मार्बल्स इधर से उधर हुए। लेकिन बोला है कि ओरिजिनल मार्बल का कितना फ्रैक्शन, ओरिजिनल मार्बल का कितना फ्रैक्शन ललिता ने राजू को दिया। तो अगर ओरिजिनल मार्बल्स 9 है, 9 में से कितने मार्बल्स दिए, मतलब 9 में से x मार्बल्स दिए होंगे उसने। यही तो हमने जो x माना है, 9 में से x मार्बल्स उसने दिए होंगे। बहुत
इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपको समझना है और इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, सीजीएल में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे ये दी रखी है ना, तो यहाँ पे 9/x हमने कर लिया, इधर भी हमने 9/x किया, तो इधर भी 1/9 कर देंगे हम। अब देखो कट गया 3 और ये 7 और ये 7/33, 7/33 आ गई, x/9 ये हमको निकालना था, x/9 और इसकी वैल्यू ये आ गई और यही इस सवाल का उत्तर था। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, गर्मी भी बहुत लग रही है, तो आप लोगों ने देखा, थैंक यू वेरी मच। चैनल को जितना से जितना हो सके, मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बहुत सी मेहनत लगती है यार, हम लोगों को डेडिकेशन भी लगती है। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, या अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।